सीता और गीता सगी बहनें थी और दोनों में बहुत अच्छी बना करती थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार किया करती और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करती। एक दिन दोनों ही कॉलेज जाने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर कर आती हैं, जिसे देखकर उनकी माँ मीना ने कहा, ये सब क्या है, इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? कॉलेज ही तो जाना है, ऐसा तो है नहीं कि कोई गाड़ी छूट रही है। माँ आप नहीं समझेंगी, हम दोनों ने सोचा आज हम जल्दी कॉलेज जाएंगे और जल्दी कॉलेज से वापस आ जाएंगे, क्योंकि आज टीवी में हमारा फेवरेट शो आने वाला है। ना जाने तुम दोनों बहनों के अंदर ऐसा कौन सा चमत्कार है जो तुम्हारी सोच इतनी ज्यादा मिलती है। तुम दोनों का फेवरेट शो भी एक ही है। वो तो भगवान की बहुत कृपा है जो इतना प्यार है तुम दोनों बहनों के बीच में। भगवान की बस इतनी कृपा हो जाए कि तुम दोनों बहनों की शादी भी एक ही घर में हो जाए। शायद मीना ने जब ये बात कही थी तो उनकी जुबान पर सरस्वती विराजमान थी और मात्र 6 महीनों के अंदर ही सीता और गीता की शादी एक ही घर में हो जाती है। लेकिन किसे पता था कि ये सब कुछ शादी के बाद बदल जाएगा और जो बहनें एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहती थी, वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन जाएगी। गीता, तूने अभी तक घर का झाड़ू पोछा नहीं किया, कब काम करेगी? तेरी वजह से मुझे सुनने को मिलता है। तो काम कर तो रही हूँ, 2 हाथों से जितना काम हो पाएगा उतना ही तो करूँगी। अगर तुझे इतनी जल्दी है तो तू काम क्यों नहीं कर देती? दोनों बहुओं की लड़ाई की आवाज सुनकर रसोई में उनकी सास काजल आती है और कहती है, मेरे इतने अच्छे भले घर को क्यों तुम दोनों ने मछली मार्केट बना रखा है? अरे मिल बांट कर काम कर लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी तुम दोनों। माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है, यही मुझसे जब देखो तब बहस करती रहती है। आप इसे समझा लीजिए कि मैं 5 मिनट बड़ी हूँ, इसलिए मुझसे लड़ाई न करे और अपनी औकात में रहे। 5 मिनट ही तो बड़ी हो, 5 मिनट में तो आजकल मैगी भी नहीं बनती। और वैसे भी तुम इस घर में मेरी देवरानी हो, तो अपनी जेठानी की थोड़ी सी इज्जत करना सीख लो, नहीं तो लोग कहेंगे कि देवरानी को तमीज नहीं कि बड़ों से किस तरह बात की जाती है। मैं यहाँ तुम दोनों को समझाने के लिए आई थी, न कि अपना सर दीवार में मारने के लिए। अब अगर मुझे तुम दोनों की लड़ाई की आवाज आई तो दोनों का सामान बांधकर तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगी। दोनों बहुएं ये सुनकर घबरा जाती हैं और चुपचाप अपने घर का काम करने लगती हैं। लेकिन उन दोनों की लड़ाई ऐसे ही खत्म नहीं होने वाली थी। सीता अपने पति प्रवीण के पास जाकर एक रात शिकायत करती है, प्रवीण जी, मैंने आपको कितने बार बोला है कि अपनी कंपनी को बोलकर अपना ट्रांसफर करवा लीजिए ताकि हम कहीं और शिफ्ट हो जाए। ये तुम कैसी बात करती हो सीता? यहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, खर्च में से खर्चा निकाला जाता है और तुम मुझे अलग होने की बात कर रही हो। लेकिन यहाँ पर वो गीता भी तो रहती है, मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती। सारा काम मैं करती हूँ, क्रेडिट वो ले जाती है। ये सब कुछ मुझसे सहा नहीं जाता। जहाँ सीता अपने पति प्रवीण के कान भरने की नाकाम कोशिश कर रही थी, तो वहीं गीता भी झूठा रोने का नाटक करते हुए अपने पति राहुल से कहती है, बस बहुत हो गया, मेरी बहन ने तो मुझ पर सारे जुल्मों की हद ही पार कर दी है। ऐसा भी क्या हो गया जो अपनी खुद की सगी बहन को कोस रही हो? आपको क्या क्या बताऊं? कल परसों मैंने झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर दिया और दीदी को प्यार से बोला कि माँ जी को 2 रोटी बनाकर दे दे, तो कहने लगी कि वो बुढ़िया खुद भी तो रोटी बनाकर खा सकती है। अब आप ही बताइए, माँ जी के बारे में ऐसा कहना सही है? क्या भाभी ने ऐसा बोला? मैं अभी माँ जी को ये बात बता कर आता हूँ। अरे बाप रे, अगर ये माँ जी के पास शिकायत लेकर चले गए तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रही थी। मुझे कुछ और करना होगा और इन्हें रोकना होगा। गीता किसी तरह बहला फुसला कर राहुल को माँ के पास जाने से रोक लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन दोनों की सास काजल उन्हें अपने पास बुलाकर बोली, बहू, तुम दोनों की लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं तुम दोनों का बंटवारा कर दूं। क्योंकि भले ही तुम दोनों बहनों का एक ससुराल है, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहती हो। अच्छा हुआ माँ जी, आपको ये बात समझ में आ गई है कि मैं थक गई थी इसके साथ रह रहकर। अब मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, मैंने भी इस घर की सारी जिम्मेदारी अकेले ही संभाली हुई है। आखिर इसे भी तो पता चले कि घर की जिम्मेदारी होती क्या है। अब काजल दोनों बहनों को अलग कर देती है और साथ में एक शर्त भी रखती है। ठीक है, अब निचली मंजिल पर सीता बहू रहेगी और ऊपरी मंजिल पर गीता बहू रहेगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम दोनों अब ना ही एक दूसरे को देखोगी और ना ही एक दूसरे से बात करोगी। तुम दोनों का कोई भी रिश्ता नहीं होगा, यहाँ तक कि पड़ोसन का भी नहीं। सीता और गीता खुशी खुशी इस शर्त के लिए भी मान जाती हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि खून के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। सीता अपनी रसोई में खाना बना रही थी कि तभी वो खुद से कहती है, गीता थी तो कितना अच्छा लगता था, लोगों की बुराई करते हुए और बातें करते हुए खाना बन जाता था, समय का तो पता ही नहीं चलता था। पर अब ऐसा लग रहा है जैसे कितने घंटे से खाना बना रही हूँ, लेकिन ये कमबख्त खाना बन ही नहीं रहा है। वहीं गीता भी अपने घर में पोछा लगाते हुए कहती है, सीता होती तो पूरे घर का काम संभाल देती और मुझे कहती कि मैं बस पोछा लगा दूं।
हाँ, उसकी बहुत याद आ रही है यार। दोनों ही बहनें एक दूसरे को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। अब वो लोग खाना अलग अलग खाती थी, काम अलग अलग करती थी और एक दूसरे को देख भी नहीं पाती थी। एक रात दोनों बहनों को नींद नहीं आती। दोनों ही एक दूसरे से रात के समय मिलती हैं और माफी मांगती है। तभी वहाँ काजल आ जाती है और कहती है, बहू, मैं जानती थी कि तुम दोनों बहनें एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगी। रिश्ते तोड़ देने के बारे में सोचना और उन्हें असलियत में तोड़ देने में बहुत फर्क होता है। रिश्तों की गांठ वैसे भी बहुत कमजोर होती है और कभी कभी हमारे कुछ गलत फैसलों से वो टूट जाती है। लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम दोनों बहनों में अब भी बहुत प्यार है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम दोनों बहनें अलग अलग नहीं रह सकती। हो सकता है कि जब हमारे बच्चे हो जाएं तब हम अलग हो जाएं, लेकिन अभी हम एक दूसरे के साथ खुश हैं और एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। माँ जी, अगर दोबारा हम फिर कभी लड़ाई करें तो आप हमें प्यार से समझा देना या हमारी बात को नजरअंदाज कर देना, लेकिन हम दोनों बहनों को फिर कभी अलग मत करना। हम दोनों बहनों का एक ससुराल है और हम चाहते हैं कि हम एक ही घर की छत के नीचे परिवार बनकर रहें। दोनों बहनों को वापस एक होता देख काजल के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि उसका परिवार एक साथ जुड़कर रहे। इस तरह दोनों बहनें वापस से अपने बंटवारे को खत्म कर सांझा परिवार में जिंदगी गुजारने लगती हैं। पड़ोस की पिंकी नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन आपने तो मुझको अभी तक एक भी नई साड़ी नहीं दिलवाई। अरे जितना कमाता हूँ उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। घर का खर्चा तुम ही तो चलाती हो। हाँ ठीक है, आप मुझे कमाई लाकर देते हैं, पर ये तो देखिए कि लाकर कितना देते हैं। उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलती है। अरे अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? जितनी कमाई हो सकती है उतना कमा लेता हूँ। ढाबे पर ही तो काम करता हूँ। मालिक जितना देता है उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पर आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए? अरे तुम अपने काम से काम रखो, मैं काम कर रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा। सीमा की शादी को कुछ समय बीत गया था। रामू उसको सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, इसलिए सीमा हमेशा चिड़चिड़ी रहा करती थी। और ऊपर से उसके पड़ोस में जब कोई नई चीज खरीद लेता तो उसके मन में उससे घृणा पैदा हो जाती और वो सारी घृणा अपने पति रामू पर आकर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, रामू अपने ढाबे पर काम कर रहा था। ए क्या रे, इतनी देर से टेबल नंबर 24 का ग्राहक पुकार रहा है, ध्यान कहाँ रहता रे तेरा? सुनाई नहीं दिया, मैं अपने काम में मशगूल था। अरे आजकल तेरा ध्यान ना जाने कहाँ रहता है। इस तरह से तो बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। मतलब? एक काम कर, तू अपना ना हिसाब कर ले और कहीं और जाकर काम देख ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भला? अरे दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी का भाई यानी मेरा साला गांव से आया है। उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। अब 2-2 कारीगरों को तो मैं रख नहीं सकता, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। मालिक आप तो जानते हैं मैं तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ और साथ में मिसल भी। अरे मैं जानता हूँ, मिसल की वजह से ही मेरे यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, परंतु अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। तू तो जानता ही है कि साले को मना करना आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसको मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा बेटा। अब चाहे लाभ हो या घाटा, ये मुझे करना ही होगा। रामू वहाँ से मुंह लटकाकर चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम करे तो क्या करे। करूं तो क्या करूं? सीमा तो वैसे ही मुझसे लड़ती रहती है, घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। अब अगर उससे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो जाने वो क्या कहेगी। रामू वहाँ से उदास होकर निकल रहा होता है, तभी उसको उसका बहुत पुराना दोस्त अमित मिलता है। अरे अमित, तू यहाँ? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है, पर वो इस गांव से दूर है। तू बता, मैं उदास होकर कहाँ जा रहा है? इतने समय बाद मिला है, फिर भी ऐसी दशा में। रामू उसको सारी बात बता देता है। देख यार, मेरे पास एक तंदूर रखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, और मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना पड़ रहा है। तो एक काम हो सकता है,
तू मेरा तंदूर ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे तंदूर मिल जाए तो मैं मिसल पाव बनाकर बेच सकूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर देता हूँ। रामू अमित का तंदूर ले आता है और सीमा को सारी बात बताता है। सीमा भी इस बात पर बहुत दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर अब वो बात समझकर रामू से कहती है, चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई, परंतु अच्छी बात ये है कि हमें तंदूर मिल गया। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। अरे अच्छा हुआ तुमने पैसे बचा कर रखे। आज यही पैसे हमारे काम आएंगे। मैं इन पैसों से मिसल बनाने का सामान लेकर आता हूँ। रामू उन पैसों से मिसल का सामान ले आता है। फिर वो मिसल बनाता है और बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, परंतु उसका एक भी मिसल पाव नहीं बिकता, जिसकी वजह से वो बेहद निराश हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों के हुनर का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वो लोग इसका स्वाद चखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मिसल पाव बनाते हैं। धीरे धीरे रामू के ठेले पर लोग आने लगते हैं और उनको तंदूरी मिसल पाव बेहद पसंद आता है। ये देखकर रामू और सीमा बहुत खुश हो जाते हैं। सीमा, तुमने सही कहा था। मैं अगर उस ढाबे पर रहता तो मैं कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाता और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी ही लड़ती थी। मैं चाहती थी कि आप तरक्की करें, और देखिए आज हर कोई आपके हाथ की तंदूरी मिसल पाव खा रहा है। मैंने ये काम एक ठेले से शुरू किया था और आज मेरे पास एक पक्की दुकान है और उस पर भी भीड़ लगी रहती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। रामू दिन पर दिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जो देखने में सेठ लग रहा था। अरे भाई, सुना है तुम मिसल पाव बहुत ही अच्छे बनाते हो। क्या डालते हो उसमें? बस अपना प्यार डालता हूँ, वही सबको पसंद आता है। इस प्यार की हमें भी जरूरत है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना तंदूरी मिसल पाव मेरी बेटी की शादी में बनाओ। क्योंकि लड़के वाले बहुत दूर से शादी करने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शिकायत करने का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर अपनी बेटी की शादी में रखवाना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी बेटी की शादी में अपना तंदूरी मिसल पाव जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारे भारत की शान का सवाल है। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर देश के लोग हमारे देश में खाना खाने आए और हमारे सभी व्यंजनों को पसंद करें। अरे इसीलिए तो मैं देश के कोने कोने से चुनकर व्यंजनों की भरमार करना चाहता हूँ। उन्हें अपने भारत के दर्शन कराना चाहता हूँ। आप चिंता न कीजिए, मैं इसमें आपका पूरा सहयोग करूंगा। रामू सेठ की लड़की की शादी में तंदूरी मिसल पाव बनाता है, जो कि शादी का एक केंद्र बन जाता है। सब उसका तंदूरी मिसल पाव बहुत पसंद करते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं। अब रामू का व्यापार बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था और अब उसकी कई शहरों में दुकान बन गई थी।